हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर। इससे पहले मैंने आपको क्लास 10th से रिलेटेड राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ बताए थे। आज भी मैं उसी तरीके का एक टॉपिक लेके आई हूँ। इसमें भी मैं आपको क्लास 10th से संबंधित कुछ विशेष महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ बताऊँगी जो राजनीति विज्ञान से संबंधित हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको इसमें बताऊंगी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं ऐसे शब्दों के अर्थ जो आपकी राजनीति विज्ञान जो पुस्तक है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, नारीवादी क्या होता है? नारीवादी किसे कहते हैं? औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष। मतलब जो महिलाओं के जो अधिकार हैं वो पुरुषों के समान होने चाहिए, ऐसा जो लोग मानते हैं उनको कहते हैं नारीवादी। ठीक है, नारीवादी मतलब नारी को समान महत्व देना। जो लोग ये समझते हैं कि नारियों को समान महत्व, समान अधिकार मिलने चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए, उसको बोलते हैं नारीवादी। अर्थात नारीवादी का अर्थ है महिलाओं के लिए पुरुषों के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करना। मतलब महिलाओं के लिए, जो महिलाएं हैं उनके लिए पुरुषों के समान अधिकार और पुरुषों के समान अवसरों में जो लोग विश्वास करते हैं उसको बोलते हैं नारीवादी। अर्थात नारीवादी का अर्थ है महिलाओं के लिए पुरुषों के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करना। ठीक है, ये आपकी जो क्लास 10th की राजनीति विज्ञान की जो किताब है उससे ही मैंने लिया हुआ है। ठीक है, उसमें से ही मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर के आई हूँ। बस ये है कि मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, नंबर 2 देखिए, बहुसंख्यकवाद क्या है? बहुसंख्यकवाद किसको कहते हैं? यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय सॉरी यहाँ पे गलत हो गया ये शब्द। यदि कोई समुदाय बहुसंख्यक है, मतलब बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरतों या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। बहुसंख्यकवाद क्या है? बहुसंख्यक शब्द देख के ही आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा। ठीक है, बहुसंख्यकवाद क्या है आपको शब्द देख के ही समझ में आ गया होगा। बहुसंख्यक मतलब जिनकी संख्या अधिक है, मतलब बहुत है। बहु मतलब होता है अधिक और संख्या मतलब होता है संख्या। ठीक है, उनकी जो संख्या है अधिक। बहुसंख्यकवाद यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक, यहाँ पे बहुसंख्यक है, तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरतों और इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। बहुसंख्यकवाद मतलब आप देख सकते हैं जैसे किसी देश में किसी धर्म या किसी समुदाय के लोगों की संख्या अधिक है। ठीक है, अगर किसी देश में किसी धर्म या समुदाय के संप्रदाय के लोगों की संख्या अधिक है तो वे लोग जो है अपनी इच्छानुसार देश का शासन कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार देश पर शासन कर सकते हैं संपूर्ण देश पर। और जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी इच्छाओं और उनकी ज़रूरतों की अवहेलना भी कर सकते हैं, मतलब उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार भी कर सकते हैं जो बहुसंख्यक हैं। जैसे वर्तमान में आप देख सकते हैं कि भारत जो है एक हिंदू बहुल देश है। यहाँ पे हिंदू जो है अधिक मात्रा में है। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर अगर हिंदू चाहें तो वो यहाँ पे अनेक जाति के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो बहुसंख्यक है, मतलब जिनकी संख्या अधिक है, जैसे धर्म के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पे हिंदुओं की संख्या अधिक है। अगर हिंदू चाहें तो जो मुस्लिम लोग हैं, जो बौद्ध हैं, सिख, ईसाई हैं, इन पर जो है मनचाहे ढंग से शासन कर सकते हैं और इनकी जो इच्छाएं हैं इनकी भी जो है अवहेलना कर सकते हैं। मतलब इनके साथ कोई गलत व्यवहार भी मतलब कर सकते हैं। ऐसा है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर किसी को जो है समान महत्व दिया जाता है, समान अधिकार यहाँ पे हर किसी को दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है। ठीक है, बहुसंख्यकवाद जैसे श्रीलंका में आप देखेंगे वहाँ पे बहुसंख्यक वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे जो सिंहली भाषी लोग हैं उनकी संख्या अधिक है, तो वो अन्य भाषाई समुदायों के लिए जो है अन्य भाषाई समुदायों के साथ जो है एक गलत व्यवहार करते हैं वहाँ पे श्रीलंका में, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। ठीक है, नंबर 3 देखिए, पारिवारिक कानून। विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित जो कानून होते हैं उनको बोलते हैं पारिवारिक कानून। पारिवारिक कानून मतलब विवाह, जो शादी है, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे जो परिवार से जुड़े हुए मसले हैं उनसे संबंधित जो कानून होते हैं उसको बोलते हैं पारिवारिक कानून।
हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून हैं, अर्थात ऐसे कानून जो पारिवारिक मुद्दों से जुड़े होते हैं उन्हें पारिवारिक पारिवारिक कानून कहा जाता है। मतलब ऐसे कानून हैं जो ऐसे कानून भी हैं कई सारे हमारे संविधान में जो पारिवारिक मसलों से जुड़े होते हैं और इनको ही बोलते हैं पारिवारिक कानून। ठीक है। नंबर 4 देखिए, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जाति समूहों का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत रूप से उनके नीचे। जाति समूहों का ऐसा पदानुक्रम मतलब जातियों का ऐसा पदानुक्रम, पद के अनुसार उनको विभाजित करना जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे। एक जाति के लोग चाहे वो किसी भी हाल में हो, चाहे वो किसी भी हाल में हो, वो सबसे ऊपर रहेंगे। एक स्तरीकरण भी इसको आप समझ सकते हैं। एक जाति के लोग जो है सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत रूप से उनके नीचे। जैसे आप देख सकते हैं इंडिया में जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊपर है, उसके बाद जो क्षत्रिय है उनका स्थान है, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र। इसको ही बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। अर्थात वर्ण व्यवस्था लोगों को उनकी जाति के आधार पर अलग अलग वर्णों में विभाजित करती है। जो वर्ण व्यवस्था है वो लोगों को उनकी जाति के आधार पर अलग अलग वर्णों में विभाजित करते हैं। जैसे कौन कितने वर्ण हैं यहाँ पे, वर्ण कितने वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्ण हैं। सबसे पहले ब्राह्मणों का स्थान है, ठीक है, क्रम से, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य शूद्र। ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था में जो वर्ण व्यवस्था क्या है, अर्थात वर्ण व्यवस्था लोगों को उनकी जाति के आधार पर अलग अलग वर्णों में विभाजित करती है। ठीक है। जाति के आधार पर जो लोगों का वर्गीकरण होता है उसको ही बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। 5 देखिए, शहरीकरण। नंबर 5 है शहरीकरण। ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बसना। ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बसना ही शहरीकरण कहलाता है। ठीक है। यानी कि शहरों में बस जाना ग्रामीण इलाकों को छोड़कर। अर्थात जब लोग रोजगार या अन्य सुविधाओं की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने लगते हैं तो इसे ही शहरीकरण कहा जाता है। मतलब जब लोग रोजगार या किसी अन्य सुविधाओं की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर अन्य शहरों की ओर पलायन करने लगते हैं तो इसे ही शहरीकरण कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए, शासक दल। शासक दल किसको कहते हैं? जिस दल का शासन हो यानी जिस की सरकार बनी हो उसको बोलते हैं शासक दल। शासक दल जिस दल का शासन हो यानी जिसकी सरकार बनी हो उसको बोलते हैं शासक दल। अर्थात शासक दल वह दल है जिसके द्वारा एक राष्ट्र पर अर्थात राष्ट्र की जनता पर शासन किया जाता है। शासक दल वह दल है जिसके द्वारा एक राष्ट्र पर अर्थात एक राष्ट्र की जनता पर शासन किया जाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं वर्तमान में हमारे भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री हैं हमारे। ठीक है। मतलब ये बीजेपी से हैं, भाजपा से हैं। तो वर्तमान में जो शासक दल है वो कौन है? भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी। शासक दल मतलब जिस दल का वर्तमान में जो है शासन है। ठीक है। जिस दल का शासन चल रहा है। नंबर 7 देखिए, दल बदल। विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना। विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना। अर्थात जब कोई उम्मीदवार किसी एक दल की सदस्यता लेकर चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ने के बाद वह किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है तो इसे ही दल बदल कहा जाता है। ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है वो भाजपा की सदस्यता लेकर मतलब हाँ भाजपा की सदस्यता लेकर चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ने के बाद जब वो जीत जाता है, जीतने के बाद वो कांग्रेस में मिल जाता है या किसी अन्य दल में मिल जाता है तो उसको बोलते हैं दल बदल। ठीक है। अपने दल को छोड़कर किसी अन्य दल में या किसी अन्य पार्टी में मिल जाना उसको ही बोलते हैं दल बदल। ठीक है। तो ये 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे आपके लिए, जिनके बारे में जानना आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जिनको कई बार जो है एक क्वेश्चन के तौर पर आपसे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपकी राजनीति विज्ञान जो पुस्तक है उससे रिलेटेड है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया है, इसी तरीके का एक वीडियो बनाया है, उसमें भी मैंने कई सारे शब्दों के अर्थ आपको बताए हैं।
उसी क्रम में मैं आज ये दूसरा वीडियो लेकर के आई थी। मैंने कहा आपको बताना ज़रूरी है, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।